नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो हमारा बाल विकास सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हमने सभी प्रमुख मनोवैज्ञानिक्स को कवर किया। एक तरीके से ये संपूर्ण सीडीपी का एक तरीके से निचोड़ कह लीजिए, या आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिविजन वीडियो कह लीजिए, जिसमें हमने जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलर, अल्बर्ट बंडूरा, चॉम्स्की और हार्वर्ड गार्डनर को कवर किया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो आप जानते होंगे 10 से 12 क्वेश्चन सीडीपी में, लैंग्वेज सेक्शंस में भी कुछ क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिनकी तैयारी अच्छी हो गई है वो एक तरीके से इस वीडियो को रिवीजन वीडियो ऐसे प्रेफर करें, और जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं हो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हमने मोस्टली जुलाई 2024 से 2011 तक के जो बहुत इंपॉर्टेंट PYQ हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं, उनको सेलेक्ट किया है, जिससे आप 14 दिसंबर के लिए आप सीडीपी में अच्छे से धार दे पाएं और अच्छे अच्छे नंबर ला पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर और बता दूं कि हमने सिंपल प्रश्नों को भी इस वीडियो में शामिल कर लिया है, क्योंकि सिंपल प्रश्नों को शामिल करने का कारण यह है, बहुत सारे बच्चों की सिंपल क्वेश्चन जो फैक्चुअल है वहां काफी गलतियां हमने नोटिस की हैं। ठीक है, दूसरा हमने कुछ मॉडरेट प्रश्नों को भी यहाँ पे शामिल किया है, तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो प्रैक्टिस सेट है या मॉक टेस्ट है, एक तरीके से समझिए सिंपल टू मॉडरेट किस्म का है, और यहाँ से 10-12 क्वेश्चन आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? ठीक है, पावलोव, बिनेट, चॉम्स्की, मैस्लो। तो इसका सही आंसर है नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की जो है भाषा विकास से संबंधित है। ठीक है, इनके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भाषा का विकास पर प्राधान्य आधिपत्य है, यानी कि भाषा का जो विकास पर, ठीक है, डेवलपमेंट पर प्राधान्य यानी कि आधिपत्य है, ये कथन किसके द्वारा समर्थित है? तो ध्यान रखिए, ये कथन बेंजामिन बोर्फ द्वारा समर्थित है। बाकी ऑप्शन पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर गलत है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को याद रखिए, मेरे हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहने वाला है इस एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? आप जानते हैं 4 अवस्थाएं हैं जीन पियाजे की। ठीक है, मैं यहाँ पर वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, क्योंकि सेपरेट वीडियो ज़्यादातर हमने सभी टॉपिक्स के दे दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो 4 अवस्थाएं हैं, और 4 अवस्थाओं में प्राक संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था होती है, जो कि 2 से 7 साल होती है। ठीक है, तो सही आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जीन पियाजे या पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो तीसरी अवस्था होती है, आपको पता होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरी अवस्था है। संवेदीगामक अवस्था पहली अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हैं? ये वाला प्रश्न अभी जो सीटेट रिसेंट में हुआ है, सीटेट जुलाई में ही आया है। ठीक है, हमने अभी लेटेस्ट वाले प्रश्नों को भी इसमें इंक्लूड किया है, जिससे आप पैटर्न से बिल्कुल रूबरू रहें। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, चूंकि इसमें पूछा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि दूसरी अवस्था है 2 से 7 साल, तो इसका सही आंसर होगा प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। ठीक है, यहाँ पर बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलता है, और जीववाद का मतलब सजीव और निर्जीव में अंतर ना कर पाना। ठीक है, तो इस कंडीशन में कहाँ होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्रमबद्धता और वर्गीकरण ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। संरक्षण और अमूर्त चिंतन, संरक्षण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, जबकि अमूर्त चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगा। नकल और प्रतिवर्तिता ये संवेदीगामक के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? आप जानते हैं जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल प्रश्न है लेकिन आया हुआ है। तो भाषा विकास चॉम्स्की लगाएंगे आप, यौन विकास गलत है, तो सही आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। सामाजिक डेवलपमेंट के बारे में हम लेव वाइगोत्स्की के आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 7 कर लीजिए इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये कि लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि, क्या प्रस्तावित करते हैं, बच्चों में स्वनियमन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो इन्होंने जो 3 तरीके की स्पीच बताई हैं, एक प्राइवेट स्पीच यानी जिसे व्यक्तिगत बात कहते हैं, बाक, ठीक है, प्राइवेट स्पीच, दूसरी सोशल स्पीच, और तीसरी इन्होंने बताई है इनर स्पीच।
ठीक है। यानी कि प्राइवेट बाक जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो कुछ ना कुछ आप देखते होंगे खेलते समय कुछ ना कुछ बात कर रहा होता है। सोशल बाक जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो समाज से बात करने के लिए, लोगों से, परिवार से, समाज से बात करने के लिए जो यूज करता है उसे सोशल बाक कहते हैं। आत्म बाक जब बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है एक तरीके से, फिर वो अपने मन में ही कुछ ना कुछ जो सोच रहा होता है उसे इनर बाक कहते हैं। ठीक है, इनर स्पीच कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इनर स्पीच, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो निजी वाक्य यानी प्राइवेट वाक्य के अंतर्गत आएगा कि बच्चों में, जब बच्चों में स्वनियमन या खुद के नियंत्रण के लिए वो प्राइवेट वाक्य करते हैं। प्राइवेट वाक्य या प्राइवेट स्पीच। ठीक है, वाक्य का मतलब होगा बात करना, ऐसे लिखा जाता है वाक्य। ठीक है, तो इसे व्यक्तिगत वाक्य या निजी वाक्य भी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि को शामिल नहीं किया है। ठीक है, तो किस बुद्धि को शामिल नहीं किया है? देखिए इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। एनसीईआरटी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में भी अभी 8 प्रकार की बुद्धि है, कहीं भी 9 प्रकार में आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ध्यान रखिए बोधन बुद्धि जो यहाँ पर ऑप्शन है इसको शामिल नहीं किया। बाकी प्राकृतिक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतः बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, इनके लिए शामिल किया है। ठीक है, बोधन बुद्धि कहीं कहीं आता है या कभी कभी भावनात्मक बुद्धि आता है जिसको आप नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, भावनात्मक बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, ये जो ऑप्शंस आते हैं कभी कभी ये गलत है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। भावनात्मक बुद्धि भी नहीं है और सृजनात्मक बुद्धि भी नहीं है और बोधन बुद्धि भी नहीं है, जबकि ध्यान रखिए प्राकृतिक बुद्धि शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पार प्रदान करने का कौन सा सही तरीका है। एक तरीके से पार को आप बिल्कुल कुछ मत सोचिए, इसे सहायता कहते हैं। सीधे शब्दों में मैं बताऊं हेल्प, और इसे सीमित हेल्प कहेंगे। ठीक है, लिमिटेड हेल्प। ऐसा नहीं है कि ये असीमित हेल्प है, पूरा प्रश्न ही आप हल करा दें, बच्चों को सब कुछ बता दें। पार स्कैफोल्डिंग कहते हैं अंग्रेजी में, और वैसे सीमित सहायता। ठीक है, इसके सही उद्दीपक के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना गलत। सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, तो पुरस्कार देना, दंड देना, ये लेव वाइगोत्स्की से संबंधित नहीं है किसी तरीके का पुनर्बलन। जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, ये आंसर सही है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना हमेशा पार कहलाता है, यानी बच्चा जहां पर समस्या में फंस रहा है वहां बस उसको संकेत या इशारे के द्वारा बता देना या आगे बढ़ा देना, वो क्या होगा, एक तरीके से पाठ या सहायता कहलाएगी। बिना चर्चा के सीधा जवाब दे देना तो ये सहायता नहीं हुई, बल्कि आपने बिल्कुल उसके वर्क को ही एक तरीके से कर दिया। ठीक है, जैसे कहीं आधा प्रश्न हल किया हुआ हो अगर, ठीक है, बच्चा आधा प्रश्न हल कर ले और फिर वो आगे नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा सा अगर आपने बता दिया तो इसे क्या कहेंगे, पाठ प्रदान करना या सहायता प्रदान करना। ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ आधा प्रश्न हल किया हुआ, ये भी प्रश्न सीटेट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। आप जानते होंगे अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक है, व्यवहारात्मक या विकास का संज्ञानात्मक, जीन प्याजे, मनोसामाजिक, ये भी इनसे संबंधित नहीं है। तो सही आंसर हो गया सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। तो आप जानते हैं कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट, तो ये नैतिक विकास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रशिक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया है। तो ये भी हमें ध्यान रखिए आपका अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। ठीक है, बाकी ऑप्शन टॉलमैन, थर्नडाइक, ये कोहलर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो आप ध्यान रखिए कोहल वर्ग ने 3 लेवल दिए हैं, यानी कि 3 स्तर बताए हैं। सॉरी, एक तो पूर्व पारंपरिक या पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, और प्रत्येक में 2 स्टेजेस बताएंगे। तो कुल इनकी स्टेजेस हो गई 6। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है लॉरेंस कोहल वर्ग, उसको देख लीजिए, प्रश्न जरूर बनेगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इन स्टेजों से प्रश्न आता ही आता है। तो 3 स्तर है, प्रत्येक में 2 स्टेजेस हुई, तो कुल 6 स्टेज है। जब नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है उसे ध्यान रखिए बेटा पूर्व पारंपरिक अवस्था या पूर्व परंपरागत अवस्था कहते हैं। जब समाज द्वारा निर्धारित होती है तो उसे पारंपरिक अवस्था कहते हैं, और जब स्वयं द्वारा या स्वयं के मूल्यों द्वारा निर्धारित होगी उसे उत्तर पारंपरिक अवस्था कहेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकें। इस लाइन को यहाँ से विशेषकर पढ़ेंगे। एक तो लॉरेंस कोहलबर्ग आपका कीवर्ड हो गया और दूसरा कीवर्ड हो गया कि जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सके। जब माता पिता या अध्यापक या बाहरी या समाज प्रभावित करने के लिए जब बच्चा कार्य करता है तो वो दूसरी लेवल के अंतर्गत आता है जिसे परंपरागत स्तर कहते हैं। ठीक है, दूसरे स्तर या दूसरे लेवल के अंतर्गत आता है जिसे कन्वेंशनल लेवल कहते हैं या परंपरागत स्तर कहते हैं, जिसमें दो स्टेजेस होती हैं, एक अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास स्टेज होती है। यही सब वो स्टेज है जिसमें बच्चा जो है खुद को अच्छा दिखाने के लिए समाज के सामने जो भी कार्य करता है वो खुद को अच्छा दिखाने के लिए करता है। गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन होगा अच्छा लड़की लड़का विन्यास, ये सही ऑप्शन होगा। सामाजिक अनुबंध और ये कानून व्यवस्था विन्यास, दंड अधिकारिता विन्यास गलत ऑप्शन है। 15 नंबर देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तर आपको पता ही होगा। 4 सुस्पष्ट स्तर जैसे ही आएंगे तो आप जीन पियाजे ऑप्शंस लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से जैसे ही सोचना शुरू करता है। वस्तु या घटना यानी कि जो देख रहा है तो एक तरीके से उसके बारे में बात कर रहा है, तो ये होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो वस्तु सामने ही ना हो उसके बारे में सोचना उसे कहते हैं अमूर्त चिंतन, और फिर वो आता है कहाँ, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। ठीक है, तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। यानी जो चीजें सामने ही नहीं है उनके बारे में मन मस्तिष्क में सोचना, संकल्पना करना, इमेजिनेशन करना, परिकल्पना करना, वो चीज आती है आपकी, ध्यान रखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। औपचारिक को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो संवेदीगामक में बच्चा जो है इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ध्यान रखिए, और पूर्व संक्रियात्मक में प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक में ठोस वस्तुओं या मूर्त वस्तुओं के माध्यम से बच्चा सीखता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरे के कार्यों को जैसे का तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों गलत हैं। ठीक है, दूसरे के कार्य को जैसा तैसा यानी कि टिट फॉर टैट का यूज करते हैं। जैसा आप उनके साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही वो आपके साथ व्यवहार करेंगे। तो टिट फॉर टैट की जो कंडीशंस आती है वो हमेशा यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीनीकरण के अंतर्गत आती है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, जो कि लेवल फर्स्ट के अंतर्गत दूसरी स्टेज है। ठीक है, तो लेवल फर्स्ट होता है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसके अंतर्गत दूसरी स्टेज है। पहली स्टेज है दंड और अधिकारिता से बचने के लिए, यानी कि जो सजा से बचने के लिए जो भी कार्य करता है, और दूसरी स्टेज कहलाती है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, जिसमें बच्चा टिट फॉर टैट का रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये इसका पहला ऑप्शन सही होगा। बाकी अच्छा लड़का लड़की मैंने बता दिया। सामाजिक व्यवस्था ये दूसरे के अंतर्गत आएगा, और सामाजिक समझौता सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये जो थर्ड स्तर है उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। बच्चे सीखने में तो आनुवांशिक गलत, नैतिक से तो लॉरेंस कोहलबर्ग है, ध्यान रखिए, शारीरिक गलत, सामाजिक तो सोशल जैसे ही बेटा आएगा सोशल शब्द, सामाजिक तो वहां पे आप लेव वाइगोत्स्की को सही आंसर मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तार्किक रूप से समस्या समाधान ये तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगी। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण ये भी अमूर्त के अंतर्गत आएगा। सामाजिक मुद्दों ये भी अमूर्त के अंतर्गत आएगा। तो सही आंसर होगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक, देखिए सक्रिय अनुकूलन नहीं आएगा। ठीक है, और सही आंसर है पारस्परिक। जैसे ही आप पारस्परिक, सामाजिक, सहभागी, सहपाठी इस तरीके के शब्द देखेंगे तो आप लेव वाइगोत्स्की का आंसर मानेंगे, या जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, तो सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास गलत है, निरपेक्ष शब्द आ गया इसलिए अंतर्दृष्टि गलत है, तो सही आंसर आएगा पारस्परिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में
विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। तो ध्यान रखें, इन्होंने अगर जोर की बात है किस पे सबसे ज्यादा जोर दिया था, वो भाषा पे दिया था, क्योंकि इन्होंने सारे जो सिद्धांत दिया है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। तो समाज की संरचना में मुख्य सबसे ज्यादा भाग होता है, जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है भाषा की। तो भाषा पे तो इन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया है, जबकि किसकी उपेक्षा की है, तो ये सबसे चीज आती है, ये जो चीज आएगी वो जैविक। ठीक है, तो जैविक विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने जो सैंपल्स लिए थे वो सैंपल्स सिर्फ बॉयज के लिए थे, मेल्स फीमेल्स के नहीं लिए थे, एक तरीके से गर्ल्स के नहीं लिए थे। तो इसलिए इन्हें यहाँ पर जेंडर वाइज्ड माना जाता है कि इन्होंने थोड़ा सा जैविक उपेक्षा। ठीक है, तो सांस्कृतिक तो ठीक है, और भाषाई और सामाजिक ये सब पे इन्होंने जोर दिया था, लेकिन जैविक उपेक्षा के इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 देखिए, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। बच्चों के सीखने के प्रतिरूप मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। तो अल्बर्ट बंडूरा का मुख्य रूप से यही जो मॉडल था कि बच्चों के सीखने के लिए उन्होंने प्रतिरूप या मॉडलिंग का मुख्य तरीका है। ये बात बिल्कुल अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार सही है, इन्होंने इस पे ही मुख्य फोकस किया था। ठीक है, अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, गलत है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, गलत है। और खेल अनिवार्य है, उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी था इन्होंने मॉडलिंग, ध्यान रखिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग। 24 देखिए, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये स्टेटमेंट बेटा रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकते हैं, और इसका सही आंसर होता है जीन पियाजे। तो जैसे ही शब्द आप देखेंगे, सक्रिय ज्ञान निर्माता या नन्हे वैज्ञानिक या पर्यावरण से सक्रिय खोजबीन, पर्यावरण से सक्रिय खोजबीन, तो इस तरीके जो शब्द देखेंगे तो आप सीधे पहुंच जाइए जीन पियाजे आंसर। ठीक है, और जैसे ही पर्यावरण की जगह जैसे ही समाज आ जाएगा तो आप पहुंच जाइए लेव वाइगोत्स्की, नैतिकता का शब्द आएगा तो आप पहुंच जाइए लॉरेंस कोहलबर्ग। इसके बाद 25 देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, जब पुनर्वलन की बात नहीं है, लेव वाइगोत्स्की परिपक्वन की बात नहीं है, अनुकरण की बात नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है इनके अनुसार वयस्कों समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन एक तरीके से, तो सही ऑप्शन होगा फोर्थ। इसके बाद देखिए 26 कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया है, तो इसको तो आपको पता ही होगा, नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं और कुल 6 चरण हैं इनके अनुसार। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास गलत है, शारीरिक विकास गलत है, संवेगात्मक विकास गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। तो जैसे लेव वाइगोत्स्की आएगा तो संतुलन गलत। ठीक है, ये जीन पियाजे के अनुसार ठीक है होगा संतुलन, लेकिन सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक अन्योन क्रिया लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, जैसे ही समाज, संस्कृति, भाषा और परस्पर सहभागी ये शब्द दिखेंगे आपके लिए, आप सामाजिक अन्योन क्रिया पर आएंगे। ठीक है, इसके साथ ही ZPD, ठीक है, इसके बाद MKO और ये पाड़, ये शब्द दिखेंगे तब भी आप जो है लेव वाइगोत्स्की सही आंसर लगाएंगे। इन कीवर्ड्स के बारे में पढ़ने के लिए हमारी सेपरेट वीडियो है, वहां से आप जरूर देख लीजिए लेव वाइगोत्स्की, वहां से भी प्रश्न आता है। मानसिक प्रारूपों स्कीमा जीन पियाजे से संबंधित है, उद्दीपक अनुक्रिया इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम सीखना क्या है। एक व्यक्तिगत गतिविधि है, व्यक्तिगत नहीं है, बस ध्यान रखिए ये सोशल पे इन्होंने वर्क किया है, तो सीधा आंसर होगा एक सामाजिक गतिविधि है। निष्क्रिय भी नहीं, निष्क्रिय तो नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, अनुबंधित भी नहीं है, कंडीशनिंग भी नहीं है, तो चौथा ऑप्शन इनके अनुसार सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। जो अपने आप से करते हैं, अभी मैंने बताया था जब बच्चे अपने आप से करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच। ठीक है, प्राइवेट स्पीच। और प्राइवेट स्पीच क्या होती है बेटा, प्राइवेट स्पीच होती है व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, ये प्रश्न अभी सीटेट जुलाई में ही आया है इस तरीके का। ठीक है, तो भ्रांत वार्ता, समस्यास्पद, अहम केंद्रित वार्ता, ये गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वह अपनी मानसिक संरचना और स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में ये क्या कहलाता है। देखो जीन पियाजे का हमारा सेपरेट वीडियो, आप उसे देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही स्कीमा या मानसिक संरचनाओं में परिवर्तन या संशोधन शब्द आएगा, परिवर्तन और संशोधन शब्द आएगा, तब आप समझेंगे सीधा आंसर आपको हो जाएगा समायोजन, एडजस्टमेंट। ठीक है, स्कीमा आप जानते हैं, स्कीमा क्या होता है, ज्ञान की धीरे धीरे जो बच्चा ज्ञान एकत्र करता है उसके मन मस्तिष्क में जो ज्ञान की विभिन्न
प्रतिरूपण या जो संरचनाएं इकट्ठी होती रहती हैं उनको एक तरीके से स्कीमा कहते हैं। जब वह उनमें परिवर्तन करता है, धीरे धीरे वो उस चीज़ों को समझता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को, दूसरी से तीसरी चीज़ को, तो इससे क्या कहते हैं, उसमें परिवर्तन करना या संशोधन करना, जो कि सही आंसर होगा समायोजन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो स्कीमा पता है आपको, अभी मैंने बताया था, अनुबंधन, प्रबलन या अवलोकन, ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो सांस्कृतिक उपकरण की तो मैंने बताया था, लेव वाइगोत्स्की आएंगे, अल्बर्ट बंडूरा, बी.एफ. स्किनर, जीन पियाजे, गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में जीन पियाजे के अनुसार तो पुनर्बलन भी नहीं है, भाषा भी नहीं है, भाषा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार है, अनुकरण भी नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है इन्होंने कहा भौतिक विश्व के साथ अनुभव या पर्यावरण के साथ सक्रिय खोजबीन। तो भौतिक विश्व के साथ जो अनुभव है वो जीन पियाजे के अनुसार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वो शायद 33 था, ये 34 समझिए, ठीक है, 34, ठीक। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य यानी कि प्राइवेट स्पीच क्या है? ये प्रश्न भी अभी आया है, सीटेट शायद जुलाई में आया है, सीटेट जुलाई 2024 में आया है। इस क्या है, बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बिल्कुल सही आंसर है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और इनर स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच क्या होता है, अपनी जो सोच है उसको नियंत्रित करने में मदद करने के लिए बच्चा धीरे धीरे चीज़ों के बारे में सोचता है और खुद से ही बात कर रहा होगा, इसे कहते हैं, क्या कहेंगे, प्राइवेट स्पीच। बच्चों की सोच में रुकावट, बिल्कुल गलत है। आत्मकेंद्रिता को दर्शाता है, बिल्कुल गलत है। बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है, बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक या अलग नहीं किया जा सकता, किससे नहीं किया जा सकता? अवबोधन और अवधारणात्मक होगा, ठीक है, अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, उनके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य से। तो सही आंसर होगा उसके जो है सामाजिक संदर्भ से, क्योंकि वाइगोत्स्की ने सबसे ज्यादा बल दिया बेटा सोशल पे। पुनर्बलन बार बार कह रहा हूं, मतलब नहीं है रेनफोर्समेंट का। व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन ये भी नहीं है। अवबोधन या अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से मतलब नहीं है, बल्कि सही है दूसरा ऑप्शन। 36 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार बता रहा है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, मैंने बताया ये भी नहीं है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ये भी नहीं है। शिक्षकों माता पिता का पुनर्बलन, ये भी नहीं है। सही आंसर हो गया शिक्षकों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जैसे ये सब दिखेंगे, सक्रिय जिज्ञासु, सक्रिय खोजबीन, भौतिक विश्व के साथ जो है इंटरेक्शन और नन्हे वैज्ञानिक, इस तरीके के शब्द दिखेंगे तो आप जीन पियाजे पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे नैतिक तर्कणा कहते हैं। एक नैतिक दुविधा भी होती है, ठीक है, जब निर्णय लेने में कोई दुविधा हो तो उसे नैतिक दुविधा डायलेमा कहते हैं, ठीक है, मोरल डायलेमा कहते हैं। तो यहाँ पर जो नैतिक तर्कणा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो सहयोग की नैतिकता, नैतिक यथार्थवाद बिल्कुल गलत, नैतिक दुविधा ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? मैंने बताया था 8 प्रकार की बुद्धि है। इनका कहना था विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि के स्तर पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो अच्छा कवि और लेखक होने के लिए सबसे ज्यादा उसके लिए भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। तो भाषा पे पकड़ होने के लिए सीधा भाषा ही। देखिए, अंतर्वैयक्तिक दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक के लिए बहुत जरूरी है, जो क्या करते हैं, सोचते ज्यादा, थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। शारीरिक गति जो फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे डांसर हैं और जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, उनके लिए दिशाई उनके लिए होता है, जैसे नाविक हैं, पायलट्स हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, यानी जो मैप को या चीजों को देखकर अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से किस बुद्धि के अंतर्गत आती है? जब दूसरों को समझने या उनकी भावनाओं, इमोशंस को समझना हो तो कम्युनिकेशन स्किल उन लोगों की बेटर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल या प्यूपिल स्किल कहते हैं, जिससे बेटर है तो वो होती है टीचर्स की होगी, सोशल वर्कर की होगी, ठीक है, और पॉलिटिशियन की होगी, क्योंकि ये लोग बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियन भी आते हैं इसके अंतर्गत, तो इन लोगों की बहुत ज़्यादा, तो इसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल बेटा, ठीक है। तो इसे कहते हैं इंटरपर्सनल। अंतर्वैयक्तिक मैंने बता ही दिया, जो
दार्शनिक है, मनोवैज्ञानिक यानी कि जो थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया होता है, संगीत जो म्यूजिक कंपोजर है, भाषाई कवि, स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, इन सब के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, समस्या समाधान की क्षमता का विकास निम्नलिखित कौन सी अवस्थाओं की एक विशेषता है? जब समस्या समाधान मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रिया, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक। सही आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। समस्या समाधान या लोकतंत्र से संबंधित कोई मुद्दा आएगा या सामाजिक मुद्दों की जैसे ही बात होगी, ठीक है, सामाजिक मुद्दों की बात होगी तो सही आंसर आएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि इसमें बच्चा लगभग युवावस्था में पहुंच चुका होता है, वहीं पर जाके इन बातों के बारे में वो सोच सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, किसी वस्तु के स्थायित्व की धारणा की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है? इसे वस्तु स्थायित्व कहते हैं बेटा, वस्तु स्थायित्व। अगर वस्तु स्थायित्व प्राप्त की बात कर रहा है यहाँ पे तो ये आएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और वस्तु स्थायित्व की जो शुरुआत की बात आएगी तो फिर बेटा आप लगाएंगे संवेदीगामक। हालांकि वस्तु स्थायित्व की जो प्राप्त करने की बात है वो एनसीईआरटी जो में दी है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही सही आंसर माना है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संवेदी प्रेरक गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है, यानी जो बच्चे में जो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ठीक है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो ये कहा है वो है नोम चॉम्स्की ने, ठीक है, स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की गलत ऑप्शन है। अगला है सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? तो सार्वभौमिक जो व्याकरण का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो नोम चॉम्स्की ने दिया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस बार के लिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 44, भाषा बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास का सिर्फ एक, यहाँ पे नोटिस करिए, सिर्फ एक पहलू है, सिर्फ और सिर्फ एक पहलू है, तो ये जैसे ही कथन आएगा तो आप सीधे आंसर लगाएंगे जीन पियाजे, ठीक है। नोम चॉम्स्की ने तो ये कहा था कि भाषा सीखना वो जन्मजात एबिलिटी होती है बच्चे में। स्किनर और वाइगोत्स्की गलत है, इन्होंने समाज पे भाषा का बहुत जोर दिया था कि जो भाषा है उसे सीखने के लिए समाज की आवश्यकता है या समाज में रहने के लिए भाषा की बहुत आवश्यकता होती है। फिर 45 क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं? गलत, कई स्तर होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं। एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, बिल्कुल गलत है, सामान्य योग्यता नहीं है ये बुद्धि, जन्म से ही स्थिर है और इसे परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत है, जन्म से स्थिर नहीं होती है और परिवेशी कारकों का भी इस पर प्रभाव पड़ता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है या जिस माहौल में रहता है वो उस एनवायरनमेंट का जरूर प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान रखिए। चौथा ऑप्शन सही होगा, कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। इस स्टेटमेंट को रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे प्रश्न आता है इस स्टेटमेंट के आधार पर। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।